हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण के 100 प्रश्नों का एक और एमसीक्यू टेस्ट लेकर मैं आनंद मेरा आपके लिए हाजिर हुआ हूं। मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, आयोग के जो पुराने पेपर हैं जिसमें हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, वहां पर जो सवाल पूछे गए हैं इस सीरीज में वो इंक्लूड है। इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सवाल देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है साथियों, सही शब्द चुनना है। कुछ सवाल इस टाइप के भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको उसका सही फॉर्मेट बताना है कि उसको कैसे लिखा जाता है। साथियों, यहाँ पे जो तिलांजलि कैसे लिखते हैं हम, तो तिलांजलि हम कैसे लिखते हैं आपको बताना है। तो तिलांजलि कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। ऑप्शन नंबर सी। अगला दूसरा प्रश्न भी इसी टाइप का है कि अंत्याक्षरी हम कैसे लिखते हैं, तो अंत्याक्षरी हम कैसे लिखते हैं साथियों, ऐसे। ऑप्शन नंबर बी। अगला तीसरा है श्रृंगार, तो श्रृंगार को हम कैसे लिखते हैं, तो श्रृंगार को हम कैसे लिखते हैं साथियों। ए और बी सी डी ऑप्शन आपके पास है। बहुत से हमारे अभ्यर्थी यहाँ पे गलती कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के लग रहे हैं मित्रों, बस एक बिंद का फर्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसीलिए ध्यान इसमें आपको परीक्षा में खासकर रखना है कि श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, न कि ऐसे। अगला सवाल, अमावस्या को कैसे लिखा जाता है, तो अमावस्या को आपको कैसे लिखा जाता है, तो अमावस्या को लिखा जाता है साथियों ऐसे। अगला पांचवा भी है हमारा, द्वंद्व को कैसे लिखा जाता है, तो द्वंद्व को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल को लिखा जाता है ऐसे। अगला सातवां भी इसी टाइप का है कि गांव को हम कैसे लिखते हैं, तो गांव को हम ऐसे लिखते हैं। उपरोक्त को हम कैसे लिखते हैं, तो उपरोक्त को हम ऐसे लिखते हैं, उपयुक्त। अगला आता है नौवां, सन्यासी को कैसे लिखा जाता है, तो सन्यासी को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। सम्मिलित को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो सम्मिलित को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। छोटे से सवाल हैं बट इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अब 11 से 15 तक आपको कुछ सवाल यहाँ पे दे रखे हैं। भाव आपको पहचानना है इसका, और सही भाव पर सही जो यहाँ पे बैठ रहा है इन 4 ऑप्शन में से वह यहाँ पे चूज करना है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो नींद पर विजय प्राप्त करने वाले को हम यहाँ पे कहते हैं गुड़ाकेश। ये खास ध्यान आपको रखना है। अगला सवाल है मित्रों यहाँ पे, जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा क्या होती है, जीविका। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। हाथ से फेंकने वाले हथियार को हम क्या कहते हैं, तो हाथ से फेंकने वाले हथियार को हम किस नाम से जानते हैं, तो हाथ से फेंकने वाले हथियार को हम क्या कहते हैं, अस्त्र। जिसे देखा न जा सके, जिसे देखा न जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो जिसे देखा न जा सके उसे हम कहते हैं अगोचर। 15वां है मीठा बोलने वाला, तो मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। अब आपको कुछ विलोम शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, बताना आपको उसका विलोम शब्द इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। अगम का विलोम क्या होता है, तो अगम का विलोम होता है सुगम। अपव्ययी का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपव्ययी का विलोम शब्द होता है मित व्ययी। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अगला सवाल हमारा 19वां, दिवस का विलोम शब्द क्या होता है, तो दिवस का विलोम शब्द हमारा क्या होगा, रात्रि। अगला सवाल है हमारा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। अब 21 से 25 तक आपको वो सवाल यहाँ पे दे रखे हैं जिसका अर्थ आपको पहचानना है। तो जैसे अम्बुद, अम्बुद, तो अम्बुद का जो यहाँ पे सही अर्थ है वो क्या है, तो अम्बुद मतलब क्या होता है साथियों, किसे कहते हैं अम्बुद, बादल को। अनिल किसका पर्यायवाची रूप है, अनिल, पानी का। रश्मि का जो यहाँ पे सही अर्थ है वो क्या है, तो रश्मि का पर्यायवाची हो, अर्थ को, तो रश्मि का यहाँ पे जो बन रहा है किरण। मृदु, मृदु मतलब क्या होता है साथियों, कोमल। भवम, भवम मतलब किसे कहते हैं, संसार को। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, सभी को मालूम होगा नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, हमारे भरत मुनि जी। आदिकाल का अन्य नाम क्या होता है, तो आदिकाल का जो अन्य नाम है वह वीर गाथा काल है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो कामायनी में जो सर्ग होते हैं उसकी संख्या आपको बतानी है, उसकी संख्या कितनी है, 15। अज्ञेय ने किस वाद का परिवर्तन किया है, तो अज्ञेय ने किस वाद का परिवर्तन किया है, तो अज्ञेय ने जो परिवर्तन किया है मित्रों वह किस वाद का परिवर्तन किया है, ये आपको बताना है प्रयोगवाद, और इसका सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल है, चिदंबरा के लेखक कौन है, सभी को मालूम होगा चिदंबरा के लेखक हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इसके लिए 1968 में। झरना किसकी रचना है, तो झरना किसकी रचना है मित्रों, जयशंकर प्रसाद की। 31 का सही उत्तर आपका ए होगा। अगला सवाल है इसमें हमारा, हिंदी की प्रथम कहानी है। 32वां सवाल है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी हमारी इंदुमती। प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु है। 34वां सवाल, निम्न में से कौन सा लेखक प्रयोगवादी है,
तो निम्न में से आपको बताना है कौन सा लेखक प्रयोगवादी है। तो साथियों इसका सही उत्तर बनेगा हमारा जो प्रयोगवादी लेखक है वह हमारा अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी। कठिन काव्य का प्रेत यह संज्ञा किसे दी जाती है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत है यह संज्ञा किसे दी जाती है मित्रों, ये आपको बताने ऑप्शन में से सही उत्तर है केशव दास को। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो कौन है? चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है इसमें से हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रस्तुत पंक्ति किस लेखक की है? तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस लेखक की, जो बताना आपको कि यह पंक्ति किस लेखक ने लिखी है। तो सही उत्तर बनेगा हमारा वह है प्रसाद। प्रस्तुत रचनाओं में प्रसाद की रचना कौन सी है? तो प्रस्तुत जो रचनाएं हैं इसमें आपको बताना है प्रसाद की रचना कौन सी है। तो प्रसाद की रचना इन जो 4 रचनाएं हमें दे रखी हैं इसमें से है, वो आपको बताना है। सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला सवाल हमारा इसमें है मनुश्रद्धा किस रचना के पात्र हैं? तो मनुश्रद्धा आपको बताना है किस रचना के पात्र हैं। तो मनुश्रद्धा हमारे साथ क्या कामायनी के पात्र। अगला सवाल रसों की संख्या कितनी होती है? सभी को मालूम होगा रसों की संख्या होती है 9। अगला सवाल है कुछ मुहावरे आपको दे रखे हैं, उसका अर्थ सही अर्थ आपको पहचानना है। अकल चरने वाला, तो अकल चरना मतलब क्या होता है साथियों, ये आपको बताना है। तो अकल चरना मतलब बुद्धि नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। गले का हार मतलब गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, आपने पढ़ा भी होगा। कान भरना मतलब सभी को पता होगा कान भरना मतलब क्या होता है? चुगली करना। खटाई में पढ़ना, तो खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खटाई में पढ़ना मतलब झमेले में पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल है ढाक के 3 पाद होना। तो ढाक के 3 पाद होना मतलब क्या होता है साथियों, आपको बताना है। तो ढाक के 3 पाद होना मतलब एक ही हाल में रहना। ख्याली पुलाव पकाना, तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब क्या होता है आपको बताना है केवल सपने देखना। बालू की भीत जमाना, तो बताना है आपको बालू की भीत बनाना, बताना मतलब काम खराब करना। अपनी करनी पार उतरनी, तो अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपने कर्मों का फल भोगना। अगला सवाल है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 49वां सवाल है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वह कार्य न आने पर उपकरणों को दोष देना। तो कार्य न आने पर उपकरणों को दोष देना, इसका अर्थ हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आपने सुना भी होगा। तो इसका जो सही यहाँ पे अर्थ बनना है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है इसमें से 51 से जो 60 तक का जो क्रम होगा सवालों का, उसमें आपको अन्य 3 से अलग यहाँ पे जो शब्द है उसको पहचानना है साथियों, यानी समानार्थी जो नहीं है। आपको 4 यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, इसमें एक 4 तीनों से अलग होगा, ये आपको पहचानना है। इसमें से रुपया भत्ता वित्त धन, तो इसमें जो अलग है साथियों वो आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर बनेगा हमारा रुपया। भत्ता वित्त धन ये अलग चीज है, रुपया अलग चीज है, ठीक है। पृथ्वी धरणी सुता एंड भूमि, तो इसमें आपको पहचानना है पृथ्वी धरणी सुता और भूमि। तो सही उत्तर जो बनेगा इसमें से आपका सुता। पृथ्वी धरणी और भूमि ये पृथ्वी के लिए कहा गया है, सुता कुछ अलग चीज है। आकांक्षा इप्सा और स्पृहा और मन, तो इसमें जो अलग है साथियों सब पहचान सकते हैं इसमें से। तो सही है इसमें से वो है मन। जल पानी अमुद और सलिल, जल पानी अमुद और सलिल, तो सही उत्तर है साथियों वो है हमारा अमुद। ये कुछ इन तीनों से भिन्न है। जलज पंकज अंबु राजीव, तो जलज पंकज अंबु और राजीव के को बताया गया है, तो वो इसमें अंबु अलग है, जलज पंकज राजीव ये इसके पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची इसमें से क्या है? तो आग का पर्यायवाची है हुतासन अनिल अमी और समीर, तो आग का पर्यायवाची है साथियों इसमें से हुतासन, सभी ने पढ़ा होगा। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको सूर्य का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। रवि भी है, भानु भी है, मुर्तंड है एंड राकेश है, तो इसमें से सही उत्तर है साथियों हमारा सूर्य का पर्यायवाची हमारा राकेश नहीं है। कमल का पर्यायवाची इसमें से क्या है? तो कमल का जो पर्यायवाची है आपको बताना है वो है हमारा इंदिवर, ऑप्शन नंबर ए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताना है आपको इसमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सचिपति मधुप एंड राजेंद्र मधु, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से है वो आपको बताना है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? सचिपति। मयूर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए साथ इसमें मयूर किसका पर्यायवाची शब्द है? 60वां सवाल अच्छा सवाल है। मयूर है हमारे सिक्की का पर्यायवाची शब्द। 61 से 70 तक शब्दों में समास संधि ज्ञात कीजिए। नरेंद्र में संधि है, तो नरेंद्र में कौन सी संधि है? तो नर धन इंद्र,
तो नरेंद्र में जो हमारी संधि बनेगी इस हिसाब से कौन सी बनेगी साथियों? गुण संधि। रवीश में संधि है, बताइए रवीश में कौन सी संधि है? तो रवीश में हमारी कौन सी संधि है? वृद्धि दीर्घ गुण यद। तो रवीश रव धन ईस, ठीक है, औधनी। तो रवीश में हमारी जो संधि है वो है मित्रों कौन सी? दीर्घ संधि। यद्यपि में संधि है तो यद्यपि यद धन अपि, तो यद्यपि में जो संधि बनेगी हमारी कौन सी बनेगी? तो यद्यपि में हमारी जो संधि है वो है यण संधि। स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो आपको बताना है। तो स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद। जगदीश में संधि है, बताइए इसमें जगदीश में जग धन ईस, जग अधनी। तो जगदीश में हमारी जो संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी साथियों? जगधन। तो जगदीश में जो हमारी संधि बनेगी साथियों वो हमारी कौन सी? व्यंजन संधि। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला सवाल है रसोई घर में कौन सा समास है? तो बताइए इसमें से रसोई घर में कौन सा समास है? 66वां सवाल है। तो रसोई घर में हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कनकलता में कौन सा समास है? तो कनकलता में बताइए कौन सा समास है? तो कनकलता में है साथियों हमारा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। महाराजा में कौन सा समास है? तो बताइए इसमें महाराजा में कौन सा समास होगा? तो महाराजा में हमारा समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। समास को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके नियम जो है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण साफ साफ दिख रहा है, द्वंद्व समास। भरपेट में समास है, तो भरपेट में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास, इसका सही उत्तर है। रस राज किसे कहते हैं? तो रस राज हम किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। अगला है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, सभी को मालूम होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं में, कौन सा अलंकार है? तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं में, कौन सा अलंकार है? तो 73 का आपका जो सही उत्तर बनेगा वो होगा शांत रस। अगला है जे ही गिरी चरण ते ही हनुमंता, चले सो गाद पाताल तुरंता। इसमें कौन सा जो रस है वो प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर बनेगा हमारा वीर रस। अभी तो मुकुट बदा था मात, हुए कल ही हल्दी हाथ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में आपको बताना है कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सा रस? करुण रस। विवत्स रस का स्थायी भाव बताइए। तो विवत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? तो विवत्स रस का हमारा स्थायी भाव होता है जुगुत्सा। अगला सवाल पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। श्रृंगार रस के भेद हैं, तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो बताइए इसमें से श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस का हमारा 2 भेद ही होते हैं। रीति सिद्ध कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि हम किसे कहते हैं इन ऑप्शन में से? तो सही उत्तर होगा रीति सिद्ध कवि हम बिहारी को कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सभी को मालूम होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हमारी हिंदी भाषा। छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो छंद शास्त्र में गणों की संख्या हमारी कितनी मानी जाती है? 8। जिस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? जो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है हम चौपाई कहते हैं। निम्नलिखित में से वर्णित छंद है, तो बताइए इसमें से वर्णित छंद कौन है? तो सही उत्तर है आपका इंद्र वर्जा। 85 का आपका सही उत्तर बनेगा इसमें से डी इंद्र वर्जा। किस छंद में 16 मात्राएं होती हैं? बताइए इसमें से किस छंद में 16 मात्राएं होती है? चौपाई। तो सवाल है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधि। दुर दिशा में उपसर्ग है, तो दुर धन ईसा, तो दुर इसका उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए। निसंदेह में कौन सा उपसर्ग है? तो निसंदेह, तो यहाँ पे निस यहाँ पे इसका उपसर्ग है। पियक्कड़ में प्रत्यय है पी अक्कड़, अक्कड़, ठीक है, अक्कड़ यहाँ पे प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। बनावट में प्रत्यय है बन धन आवट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठी है। य और अलावा व्यंजन कैसे है? तो य और अलावा व्यंजन हमारे अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है? 52। गोबर का तत्सम होता है, तो गोबर का तत्सम होता है हमारा गोमय। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, वर्तमान, भूत एंड भविष्य। दही शब्द है, दही शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला सवाल, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद या सीरीज आई होगी। आपको यह पार्ट देखना है, पहले के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फिर ऐसे ही पार्ट आपको हम देंगे यहाँ से। तो जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।